नरेंद्र मोदी सरकार में कुछ मंत्रालय ऐसे हैं जो लगातार बड़े बड़े वादे कर रहे हैं और काफी अच्छे सपने दिखा रहे हैं। इनमें से एक मंत्रालय रोड ट्रांसपोर्ट, हाईवे और शिपिंग मंत्रालय। ये वादे, ये सपने कितने हद तक हकीकत में बदल रहे हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे नितिन गडकरी साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ है। आपको बहुत बहुत स्वागत है सीएनबीसी आवाज में। सबसे हालिया आपके वादे से शुरुआत करें। आपने कहा है कि अगले 2 साल में हम पूरे पोर्ट सेक्टर में जो 12 पोर्ट हैं उसका नेट प्रॉफिट हम 1000 करोड़ रुपए बढ़ा देंगे। इसमें खासतौर से उसकी क्षमता भी 1000 मिलियन टन बढ़ा देंगे। आखिर इसका रोड मैप क्या है, कैसे हो पाएगा, जबकि हालत इतनी जर्जर थी कुछ दिन पहले तक? ऐसा है कि हमने एक इंटरनेशनल कंसल्टेंट को हायर किया था और हायर करने के बाद हमने उसका अध्ययन किया कि व्हाट आर द स्ट्रेंथ एंड व्हाट आर द वीकनेसेस। ये पोर्ट में हम लोग पोर्ट के साइड में डेवलपमेंट कैसे करें, पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन कैसे करें, पोर्ट का मैकेनाइजेशन कैसे करें, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि पोर्ट में ड्राफ्ट कैसे बढ़ाएं। अगर 18 मीटर और 20 मीटर का ड्राफ्ट होता है तो 2 लाख टन का शिप आता है, तो अगर 1 लाख टन में वही माल लाते हैं तो इकोनॉमिक्स बदल जाता है। तो स्वाभाविक रूप से ये सब कोशिशें हम जो कर रहे हैं उसके लिए बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। और दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि हम सपने दिखा नहीं रहे और बड़े बड़े वादे नहीं कर रहे हैं। हमने कल सपने जो दिखाए थे वो पूरे करने का घोषणा की। हमारे पोर्ट जो निगेटिव थे वो सब पोर्ट प्रॉफिट में आए और ये जो 2 साल में 1000 करोड़ और प्रॉफिट कमाएंगे, ये मैंने कहा था, ये 1 साल में ही अचीव करेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। फिर मैंने जाहिर करते हुए थोड़ा सा सेफगार्ड रखते हुए 2 साल कहा। शिपिंग कॉर्पोरेशन हमारी पहली बार प्रॉफिट में आई और अभी प्रधानमंत्री जी ने हमको अनुमति दी है कि शिपिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन के लिए हम प्राइवेट सेक्टर के भी व्यक्ति को ले सकते हैं। उसके अभी दिसंबर में नया प्रेसिडेंट जो लाएगा तो हम उसके लिए एडवर्टाइज कर रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर से भी अच्छे आदमी ले। शिपिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट सेक्टर के लोगों को चेयरमैन के तौर पर चयन करेंगे। इसमें एक है कि हमने प्रोफेशनल अप्रोच को बढ़ाया, पोर्ट चेयरमैन की पावर को बढ़ाया और कामगारों के वेलफेयर की तरफ लगातार ध्यान दिया। अच्छे हॉस्पिटल बनेंगे और उसको तो मैं मेडिकल कॉलेज में कन्वर्ट। लेकिन इन सब के लिए जो एक बड़ी जरूरत होती है वो है पैसे की जरूरत। फंडिंग कहां से आएगा? 15,000 करोड़ रुपया कहीं में पड़ रहा था कि खर्च का अनुमान है इस पे। सर, कहां से पैसे आएगा? पहली बात तो पैसे की कमी नहीं है। जैसे आपको उदाहरण के लिए बताता हूं कि जेएनपीटी में हम 4000 करोड़ का 8 लेन रोड बना रहे हैं। उसके टेंडर निकल गए और रिसीव भी हो गए। वर्क ऑर्डर भी आने वाले 15 दिन में जाएगा और इसके लिए हमने लोन लिया है आईसीसी बैंक से। तो उन्होंने हमको रुपीज में दिया था, तो हमने कहा हमको डॉलर में कन्वर्ट करिए, बोले देंगे। तो 12% इंटरेस्ट का 3% इंटरेस्ट हो गया। तो हमारे पास डॉलर में इनकम है और दूसरी ओर हमारा इनकम को उसके आधार पर हम लोग पैसा खड़ा कर सकते हैं और उसी इनकम को एक पोर्ट 200-300 करोड़ इक्विटी दूसरे पोर्ट को दे सकता है, जिसके पास पैसा है वो तीसरे पोर्ट को दे सकता है और उससे पैसा खड़ा कर सकते हैं। और दूसरा जो इनकम मिल रहा है उसमें इकोनॉमिक वायबिलिटी अच्छी है, प्रॉफिट्स बन रहे हैं और इसलिए कोई भी हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ठीक है, आप बड़े बदलाव करिए, काफी मॉडर्नाइज करिए पोर्ट को, लेकिन जो तत्काल जो समस्या है, सब मिसाल के तौर पर टर्न अराउंड टाइम, बड़े बड़े शिप आते हैं तो 8-8 दिन तक रुकना पड़ता है, जो कि इंटरनेशनल बेंचमार्क के मुकाबले काफी ज्यादा है। तो इसको तत्काल ठीक करिए ताकि समस्या जो तुरंत है उससे निपटान हो सके। तो इसको लेकर क्या आप लोग कुछ सोचा है? आपने बिल्कुल सही बात कही। अभी भी ये बात समस्या है, पारादीप पोर्ट में 8-8 दिन कोयले के लिए आया हुआ जहाज बाहर रुकता है और इसमें थोड़ी कमी आई है। अब उसमें मैकेनाइज कोल के लिए हम बर्थ बना रहे हैं, वो पूरी मैकेनाइज सिस्टम से यही पीरियड हम लोग 2 दिन तक कम करेंगे। अब दूसरा, मैंने हर बात कही कि पोर्ट की इफिशियंसी के जो पैरामीटर्स हैं उसकी तुलना आप इंडियन पोर्ट और इंडियन प्राइवेट पोर्ट से नहीं करना। द बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ इंटरनेशनल पोर्ट जो है उससे उसके तुलना करते जाइए। तो मुझे लगता है कि ये चार्ट बनाया, मैं आपको अगले 3 महीने के अंदर हर पोर्ट में इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस में क्या टारगेट हमने रखा था, हमने कितना इंप्रूव किया, इसका पूरा डाटा दूंगा। डाटा देंगे फिर इंटरनेशनल बेंचमार्क के करीब दिखाते हुए दिखेंगे आप? देखिए, इंटरनेशनल बेंचमार्क के नजदीक पहुंचना बहुत कठिन है क्योंकि हमारे पोर्ट में जो बात आपने कही उसको मैं स्वीकार करता हूं। हमारी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड है, पोर्ट मैकेनाइज नहीं है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फास्ट नहीं है, फिर वो कस्टम में हमारे ऑफिसर लोग इतने रेट टैपिज्म है, छोटी छोटी बातों में इतने प्रॉब्लम है, पार्किंग प्लेसेस ठीक नहीं है। अगर समझो एक जगह
ट्रक जाता है तो वो खड़ा होता है, तब तक वही उसमें 10 मिनट लगते, तो बाकी तक की लाइन लग जाके ट्रैफिक जाम होता है। हम अभी रेलवे कनेक्टिविटी के लिए हमारे रेलवे लाइन की शॉर्टेज है। अब हम हर पोर्ट के लिए हमने हमारी रेल कारपोरेशन बनाई है। यही सारी समस्याएं जब मैंने देखा तो मुझे इतनी सारी समस्याएं हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि हम 2 साल में प्रॉफिट में ला देंगे, 2 साल में हम पूरी तस्वीर बदल देंगे, तो थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि अव्यवहारिक है। नहीं सर, मैं जो बात कहूंगा, और आप याद रखना कि मेरी एक एक बात को रिकॉर्ड करके रखना, और जो मैं पूरी नहीं कर सका उसको बिल्कुल ब्रेकिंग न्यूज करके बताना। चलिए ठीक है। एक आपको बताता हूं ये क्या हुआ है। पहली बात, समस्या है, जैसे मैंने कहा कि मैकेनाइजेशन करना, अब 60 तो क्रेन ही हम खरीद रहे हैं, और वहां जो ऐसे कोल बर्थ है उसको हम मैकेनाइज कर रहे हैं। नेचुरल कैपेसिटी 4 गुना बढ़ रही है, और एग्जिस्टिंग पोर्ट में जो कैपेसिटी है उसको मैकेनाइज करना, मॉडर्नाइज करना, सिस्टम को बदलना, कंप्यूटराइजेशन करना, ई गवर्नेंस को लाना, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को फास्ट करना, पोर्ट के चेयरमैन के अधिकारों को 4 गुना बढ़ा दिया अधिकार, और दूसरी पोर्ट के बाजू में रिसाइकलिंग ऑफ वाटर कर रहे हैं। पोर्ट में 200 मेगावाट ग्रीन पावर जनरेट कर रहे हैं, उसमें से 50 मेगावाट हम लोग विंड पावर है, 150 मेगावाट सोलर पावर है। मतलब कि चौमुखी जो विकास है उस पर ध्यान दिया जाए। एक आपने चीज कही थी सर, वो कि सागरमाला प्रोजेक्ट के तहत जो है 12 पोर्ट बनाए जाएंगे मिनी स्मार्ट सिटीज के लिए, उसकी क्या टाइमलाइन कुछ आपने रखा, उसमें कुछ प्रगति हुई है? अभी इसके ऊपर अध्ययन शुरू हुआ है। मुंबई और कलकत्ता पोर्ट ऐसा है कि वो शहर में आ गए हैं, अब वहां पोर्ट एक्टिविटी करने से ट्रैफिक जाम, जनता को बहुत तकलीफ होती है। तो कलकत्ता में हम सागर पोर्ट बना रहे हैं, और मुंबई में हम लोग डहाणू पोर्ट भी बना रहे हैं, जहां 20 मीटर का ड्राफ्ट है, और हमारा प्रयास है कि जेएनपीटी को भी और विकसित करें, ताकि मुंबई के ट्रैफिक कंजेशन में हम भी कुछ और तकलीफें लोगों को ना दें। तो मुंबई और कलकत्ता में हम लोग एक राज्य के हितों की दृष्टि से वर्ल्ड लेवल की कैसी डेवलपमेंट कर सकते हैं उसका अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन कब तक पूरा होगा? अध्ययन लगभग पूरा हुआ है। हमने सिंगापुर प्लानिंग अथॉरिटी को बताया था, मुंबई का उन्होंने किया है। तो मान के चलो कि महीने भर के अंदर कुछ प्लान दिखेगा, रोड मैप दिख पाएगा? सर एकदम मैप है ना, आपको मैप तो मिलेगा, पर टेंडर होगा, फिर लोग आएंगे, फिर काम शुरू होगा, समय लगेगा। पर ये सरकार उद्घाटन कर पाएगी उस पोर्ट का? 100% करेगी सर, क्योंकि होता शिलान्यास कोई और सरकार करती है और उद्घाटन अगली सरकार करती है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि जिस प्रकार से 2008 से लेकर जो 5 साल यूपीए सरकार में नेगेटिव ट्रेंड था, पोर्ट का था, शिपिंग कारपोरेशन का था, मैंने पहली बार कल पूरे तथ्यों के साथ एक जो बात है वो है चाबार पोर्ट के लिए। इसके लिए ईरान से जहां तक कि मुझे याद है 2003 में ही इसमें समझौता हुआ था, लेकिन आज भी इसको लेकर बहुत हद तक बात आगे बढ़ नहीं रही है। गैस की कीमत को लेकर के ईरान सरकार और भारत सरकार के बीच अभी भी समझौता नहीं हो पा रहा है। ताकि दिक्कत कहां रही है और क्या माना जाए कि ऐसी बात नहीं है। उन्होंने 2013 में हमारे को, हम हमारी सरकार को उस समय के 82 सेंट्स के भाव से गैस ऑफर किया था। हम अभी यूरिया बना रहे हैं, उस गैस की कीमत $15, $20 तक जा रही है। यानी इसका मतलब जो था उससे 20 गुना सस्ता था, 20 गुना, 20% नहीं। पर दुर्भाग्यवश हमने करार नहीं किया। हम 80,000 करोड़ रुपए यूरिया पर सब्सिडी दे रहे हैं, और यूरिया की प्राइस 400 रुपए से लेकर 1400 रुपए तक गई है। किसान उसके कारण आत्महत्या कर रहे हैं। अब हमने ये तय किया है कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को अगर सस्ता गैस मिला तो वो क्या करना चाहते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर मिनिस्ट्री क्या करना चाहती है, अगर गैस सस्ता मिला, वो आयरन ओर है, तो स्टील मिनिस्ट्री क्या करना चाहती है। तीनों से हमने 28 तारीख तक रिपोर्ट मांगा है। उसके आधार पर हम ईरान सरकार को कहेंगे कि भाई आपने 82 सेंट्स में दिया था, मैंने उनसे जब बात की थी तो उन्होंने कहा कि ये तो संभव नहीं अब देना हमारे लिए। अब उनकी अमेरिका के जो रिस्ट्रिक्शंस थे वो भी हट गए, तो स्वाभाविक रूप से वहां अलग अलग बहुत से लोग। आप कितने पे डिमांड कर रहे हैं? देखो, वो 2.95 का उन्होंने बात की है। हम तो पहले कह रहे थे कि 2013 को बात को कंटिन्यू करो। तो अब हमारी कोशिश है कि 28 तारीख तक सबके रिपोर्ट मिलने के बाद हमारे फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन मिनिस्टर और प्रधानमंत्री के सुरक्षा सलाहकार ये भी हमारे साथ है, पूरा अध्ययन करने के बाद हम प्राइम मिनिस्टर को पूरा ब्रीफिंग करेंगे। तो दिसंबर 2016 तक इस पोर्ट को शुरू करने की जो डेडलाइन आपने खुद कही थी मई में, वो संभव दिख रहा है कि नहीं, थोड़ा डिले होगा? पोर्ट में हम 2 बर्थ ही करने वाले थे, पर बाद में जब ईरान के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जी की मुलाकात हुई, तब ईरान के राष्ट्रपति ने ऑफर किया कि आप चाहते हो तो पूरा पोर्ट कर लीजिए। तो अब हम पूरा पोर्ट करने के बारे में सोच रहे, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो पोर्ट का है उसमें हमारे तीनों चारों मिनिस्ट्री मिलकर
मेरा आज अंदाज है कि 1 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हम वहां कर सकते हैं। इसमें तो टाइम लगेगा। नहीं, ये तो अभी अगले महीने में हम निगोशिएट करने के लिए जाएंगे। और गैस का रेट अगर सही मिलता है, क्योंकि गैस का रेट ये इसमें इम्पोर्टेंट है, हाँ। अगर हमको सही मिलता है तो हमारे सब लोग वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है। तो दिसंबर की डेडलाइन पूरा करना मुमकिन है? मैं तो अगले महीने में ईरान जाकर बात करूंगा। पोर्ट शुरू करने इन्विटेशन भी आया है। पोर्ट शुरू करने की डेडलाइन पोर्ट की तो दिसंबर के, पर जो मैंने आपको बात बताई कि 2 बर्थ को शुरू करने के बजाय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच में जो बातचीत, उन्होंने पूरा ऑफर किया, तो हम पूरा डील फाइनल करके फिर हम उसके ऊपर काम करेंगे। एक जो पोर्ट से जुड़ा हुआ आखिरी सवाल मेरा ये हुआ कि पोर्ट के कॉर्पोरेटाइजेशन को लेकर के बात उठी थी, वित्त मंत्री ने ऐलान भी किया था, लेकिन मुझे ऐसा सेंस मिल रहा है काफी ज्यादा इसका विरोध हो रहा है, खासतौर से कुछ पॉलिटिकल पार्टियां विरोध कर रही हैं, लेबर यूनियन विरोध कर रहा है। तो ऐसे में ये कितना मुमकिन दिख रहा है, या फिर सरकार अब थोड़ा धीरे चलेगी इस प्रस्ताव पर? देखिए, प्रोफेशनल अप्रोच में हम पोर्ट का विकास चाहते हैं, हम लेबर्स का कल्याण चाहते हैं, हम उनको घर देना चाहते हैं, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी देना चाहते हैं और रोजगार निर्माण करना चाहते हैं और पोर्ट को प्रॉफिट में लाना चाहते हैं देश के विकास के लिए, और इसके लिए कुछ निर्णय करने की आवश्यकता है। अब कॉर्पोरेट शब्द जो है उसके कारण कुछ गलतफहमियां खड़ी हो जाती है। सबको लगता है कि हम कोई प्राइवेट व्यक्ति को बेच रहे पोर्ट। सवाल ये नहीं, हम किसी को नहीं बेच रहे। हम पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन, पोर्ट का कंप्यूटराइजेशन, पोर्ट का मैकेनाइजेशन, पोर्ट अलाइड एक्टिविटीज में जैसे है एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू रिसाइकलिंग ऑफ वाटर हो, सोलर ग्रीन पावर। ये कहना चाहिए कि पोर्ट का कॉर्पोरेटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, पोर्ट का मॉडर्नाइजेशन करेंगे हम। पहली बात ऐसी है कि अरुण जेटली जी ने जो भावना व्यक्त की है उससे हम सहमत हैं, पर आज की स्थिति में कुछ राजनीतिक तत्व जो विकास विरोधी है, एक मानसिक विकृति के कारण वो देश के हर विकास कार्यक्रम को रोकना चाहते हैं, जिन्होंने 60 साल देश को भुखमरी, गरीबी और बेरोजगारी, लेकिन रोकने में सफल हो भी गए। नहीं, इसलिए वो जो गलतफहमियां पैदा करने की कोशिश करते हैं उनको अवसर न मिले, इसलिए ये शब्द का उपयोग न करते हुए एग्जिस्टिंग कानून में बदल करके हम लोग उसमें काफी चीजें करेंगे और आगे चलकर जो फाइनेंस मिनिस्टर ने बात व्यक्त की है उसका भी उचित समय पर विचार करके निर्णय करेंगे। चलिए, पोर्ट से अलग हटे जो हाईवे सेक्टर है, जब आपने सत्ता संभाला था उसके बाद हाईवे सेक्टर उन सेक्टरों में से एक था जो सबसे ज्यादा स्ट्रेस में वहां पर था और टारगेट पूरा नहीं कर पा रहा था। आपने लक्ष्य भी रखा था हाईवे सेक्टर का कि 30 किलोमीटर हम पर डे बनाएंगे, तो अभी तक उस टारगेट के कितने करीब पहुंच पाए हैं आप? देखो, आप एक काम करिए, आप बिजनेस चैनल है, हमारे 283 प्रोजेक्ट है वो स्टकअप हुए थे, बैंकों के अकाउंट एनपी हुए थे, हमने लगभग 90-95% इस पर अभी प्रॉब्लम सॉल्व किया है। और ये बात आप मुझे पूछने के बजाय हर बैंक के चेयरमैन और एमडी को पूछो, वो कंफर्टेबल है। और इसी साल, पिछले साल 3 ही पीपीपी मॉडल में प्रोजेक्ट आए थे, 9 प्रोजेक्ट ऑलरेडी आए हैं और आने वाले दिसंबर 5 तक मुझे लगता है और 5-7 प्रोजेक्ट आएंगे। तो आज फिर से रिस्पांस बढ़ा। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा। आपने कहा कि बैंकों से पूछे, बैंकों से पूछ कर आया आपके पास, बैंकों से ये पता चला कि एक ऑफर ये दिया गया था कि जहाँ पे स्ट्रेस प्रोजेक्ट हैं वहां पर जाकर के इक्विटी खरीद लीजिए आप। कुछ प्रोजेक्ट में दिक्कत ये आ रही है कि इक्विटी हम किससे खरीदें, सब माइनॉरिटी स्टेक होल्डर बैठे हुए हैं, ऐसे कुछ प्रोजेक्ट में दिक्कतें आ रही है। ऐसी है कि मैं आपको सवाल पूछता हूँ कि मुझे बताइए कि आज रोड सेक्टर का स्ट्रेस प्रोजेक्ट कौन सा है? करीब हमें 30 प्रोजेक्ट हैं जो स्ट्रेस में दिख रहा है। बताओ मैं आपसे, दिल्ली जयपुर हाईवे, दिल्ली जयपुर हाईवे की परसों मीटिंग हुई और उसमें 17 बैंकर से आईडीबीआई नोडल एजेंसी। स्ट्रेस है कि नहीं? वो बता दो। उसको प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 1700 करोड़ का लोन उनको मिला था, 600 करोड़ रुपए और चाहिए। परसों एनएचआई मेरे साथ मीटिंग हुई, सेक्रेटरी जी थे और मैंने कहा आप इसको 600 करोड़, उन्होंने केवल 24 करोड़ रुपए फाइनेंस किया था उसको साल भर में। वो प्रोजेक्ट अड़चन में है। दूसरा मैंने स्ट्रेस प्रोजेक्ट है। दूसरा मैंने उनको कहा कि आप एक काम करिए, हमने ऑलरेडी कैबिनेट नोट मूव किया है कि हमारे कारण जहां देरी हुई उतना समय हम बढ़ा देंगे तो इकोनॉमिक वायबिलिटी आएगी। दूसरा, इतना समय बढ़ा दें कि नुकसान की भरपाई भी करेंगे हम। नहीं, ऑलरेडी ये कैबिनेट नोट गई है, इनका एश्योर किया मैंने। दूसरी बात, मैंने कहा आपको पैसे नहीं देना, हम देते हैं, हम टोल पहले वसूल करेंगे अगर आपको आपत्ति, अगर आप नहीं देंगे तो मैं टर्मिनेट करूंगा प्रोजेक्ट। तो आज मुझे निर्णय लेकर जाइए, 17 बैंकर्स थे, आईडीबीआई के एमडी उसमें मत्रा जी में वो भी उपस्थित थे और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि 5 बजे उन्होंने एनएचआई चेयरमैन के साथ मीटिंग करके सोल्यूशन निकालकर अब ये प्रोजेक्ट भी दौड़ रहा। ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट को जब मैंने चार्ज लिया था तब उसमें 5 ब्रिज बने थे, अब 55 ब्रिजेस बने हैं और उसका 85% काम पूरा हुआ है। और मैं आपको बता रहा हूं कि दिसंबर के पहले
जयपुर दिल्ली इस प्रोजेक्ट का पूरा काम पूरा होगा और लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। दिल्ली जयपुर हाईवे की तर्ज पर ऐसे अगर 3 प्रोजेक्ट का नाम आप बता सके जो आपकी टॉप प्रायोरिटी में है, जिसको आप तुरंत सॉल्व करना चाहते हैं। है ही नहीं ये प्रॉब्लम। मेरे पास अभी 5 प्रोजेक्ट के नाम है जिनके प्रॉब्लम है। जैसे दिल्ली जयपुर हाईवे एक हो गया, मैं हरिद्वार का रोड है, ठीक है, मैं कंपनियों के नाम नहीं लेता, ठीक है। दूसरा एक जमशेदपुर टू रांची का एक कंपनी का प्रॉब्लम है। देखो, हिंदुस्तान के कॉन्ट्रैक्टर का दोष नहीं है ये स्थिति आने के लिए, वो डिफॉल्टर बने इसके लिए कॉन्ट्रैक्टर दोषी नहीं है, इसके लिए सरकार दोषी है। हमने ऐसी गलतियां की, लोगों को लैंड एक्विजिशन नहीं किया। मैं समझ गया, मैं आपकी बात को समझ गया। आपका कहना है कि वो जो दिक्कतें थी उसको दिक्कतों को दूर करने की कोशिश में आप लगे हो, काफी हद तक दूर भी कर ली। अगर हम पर किलोमीटर रोड बनाने का जो टारगेट था उसमें हम लोग अभी तक कहां तक पहुंचे हैं? देखिए, मार्च तक हम लोग 2 किलोमीटर जो हमारा एवरेज आया था 14 किलोमीटर तक हम पहुंचे और आने वाले मार्च तक हम लोग 30 किलोमीटर तक पहुंचने का हमारा टारगेट है। मार्च में क्या होगा वो देखेगा। अभी 17-18 किलोमीटर तक आया है। चालू कारोबारी साल में करंट फिस्कल में पूछे तो कितने हाईवे प्रोजेक्ट हम लोग अवार्ड कर दिए हैं और कितने का हम लोग टारगेट रखे हैं? मुझे ऐसा अभी अंदाज नहीं है, पर हमारी सरकार आने के बाद 1.5 साल में हमने पीपीपी मॉडल और सब पकड़ के करीब 1,35,000 तक के प्रोजेक्ट को हमने स्टेट गवर्नमेंट अलग अलग एजेंसी के द्वारा काम दिए। हाईवे को लेकर मुझे ऐसा सुनने में आया कि कुछ सरकार ग्रीन हाईवे पॉलिसी बनाने पर विचार कर रही है, उसका क्या अपडेट है, कब तक हम ऐलान होता है? हम लोग इन्वायरमेंट के बारे में बहुत संवेदनशील है और इसलिए अब हमने ऐसी पॉलिसी डिक्लेयर करने जा रहे हैं कि हर प्रोजेक्ट में 1% कॉस्ट हम लोग केवल प्लांटेशन, पेड़ों के लिए ट्री प्लांटेशन, ब्यूटिफिकेशन, ट्रांसप्लांटेशन और मेंटेनेंस इसके लिए रखेंगे और उसका डिजाइन बनाएंगे रोड का, रोड के बीच में और दोनों मध्य में। जिस एरिया में जिस प्रकार के पेड़ लगेंगे वो लगेंगे और नरेगा से मदद लेकर वहाँ जो किसान हैं उनके बेटों को रोजगार मिलेगा, वहाँ नर्सरी खुलेगी और पूरे ग्रीन हाईवे बनेंगे। और हमारी अभी लेंथ है 96,000 किलोमीटर। अब हम लोग उसको 1,50,000 किलोमीटर तक लेकर जा रहे हैं और 29 को अशोका होटल में बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस इसके ऊपर हो रही है और इसके लिए 3,000 लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है और इस ग्रीन हाईवे पॉलिसी ग्रीन हाईवे पर, और उसका वर्कशॉप है, उसके डिटेल्स है और देश में एक रोजगार देने वाला और पर्यावरण के दृष्टि से इतने बड़े पेड़ लगाने का, और जो रोड नया बनाते उस समय हम पेड़ काटते हैं उसके बजाय ट्रांसप्लांटेशन की टेक्नोलॉजी को लाकर हम कैसे करें, ये करने वाला ये सबसे बड़ा कार्यक्रम। तो ये 29 तारीख को ग्रीन हाईवे पॉलिसी की घोषणा होगी कि उस पर वर्कशॉप होगा, क्या होगा थोड़ा समझाइए? घोषणा तो होगी सर, मैं कह रहा हूँ आपको, सब बता रहा हूँ, सब तैयार है। अब इसके बाद एग्जीक्यूशन की शुरुआत करेंगे और 3-4 महीने में करेंगे और इसको पूरा हम लोग ई गवर्नेंस का उपयोग करेंगे और उसको वीडियो से पूरा शूटिंग करके सैटेलाइट से करके उसका कंट्रोलिंग करेंगे, कितने पेड़ लगे, पेड़ को नंबर देंगे ताकि ये कॉन्क्रीट काम हो और पर्यावरण के दृष्टि से हम देश में ये कंट्रीब्यूशन करना। तो क्या इसको डेवलपर को किसी भी तरह के ग्रीन एनवायरनमेंट के हिसाब से कोई इंसेंटिव देंगे, कोई टैक्स? इसमें डेवलपर नहीं काम करेगा, नहीं करेगा। हाँ, अब आज तक वही था, जिसका काम वही करे। अब जैसे आप अच्छे एंकर है तो आप यही काम करें, कल आप दूसरा काम करके नहीं कर पाएंगे, कैमरे वाला कैमरा का ही काम करेगा। अब हमने कहा रोड बनाने का काम कॉन्ट्रैक्टर करेंगे, उसके कॉस्ट पर 1% हम अलग निकाल लेंगे और वो पैसे से ये पूरा प्लांटेशन, ट्रांसप्लांटेशन, ब्यूटिफिकेशन, ये 1% कौन बेयर करेगा? वो कॉन्ट्रैक्ट पर लगेगा, कॉस्ट निकल जाएगा। जैसे अभी दिल्ली जयपुर रोड समझो 2,000 करोड़ का बन रहा है, तो 2,000 करोड़ रुपए में 1% उसकी जो कॉस्ट होगी वो कॉस्ट हम लोग ग्रीन के लिए रखेंगे। ऐसे हर प्रोजेक्ट को उतना उस पर डाइवर्ट करते जाएंगे तो 5 साल में हमारे पास 5,000 करोड़ रुपए कम से कम मिलेंगे और ये 5,000 करोड़ में ग्रामीण इंडिया में, ग्रामीण भारत में जो नर्सरीज खुली जाएगी, हजारों लाखों नर्सरी खुलेगी, फ्लावर्स होंगे, लगेंगे, अच्छे पेड़ लगेंगे, अच्छे फल लगेंगे और एक अच्छी ग्रीनरी देश में, ग्रीन हाईवे तैयार होंगे। ये हमारा प्रयास है और उसके साथ साथ हम 1200 रोड साइड एम्यूनिटीज बना रहे हैं जिसमें पेट्रोल पंप होगा, होटल होंगे, रेस्टोरेंट्स होंगे और 60 इसका अभी टेंडर निकाल रहे हैं 60 सेंटर्स का 60 सेंटर टेंडर भी निकाले। इसमें सर थोड़ा सा मैं हाईवे प्रोजेक्ट की फंडिंग पर आऊंगा क्योंकि आपको कई सारे बयान आए भी थे, महिला सरकार काफी काम भी की है कि प्राइवेट इक्विटी और सॉवरेन वेल्थ फंड को हम कहेंगे कि इक्विटी लीजिए आप हाईवे प्रोजेक्ट में, इसके लिए कुछ मैकेनिज्म तैयार करने वाली थी सरकार, उसका कहां तक अपडेट हुआ है? देखिए, पहली बात तो ऐसी है कि हमारे पास 101 प्रोजेक्ट अभी तैयार है, प्रोजेक्ट पूरे हुए हैं, टोल मिल रहा है। अब ये प्रोजेक्ट पर जो बैंकों का, इंडियन बैंकों का जो कर्जा है वो 12% है,
कई 13% है। अब हम लोग इंटरनेशनल इंश्योरेंस और पेंशन फंड को हमने ऑफर किया है कि आप ये प्रोजेक्ट खरीद लो, सिक्योरिटाइज कर लो, और हम लोग आपको टोल की गारंटी, रिटर्न्स की गारंटी देते हैं। तो पहला प्रयास है, इससे 1,20,000 करोड़ रुपए हमारे खड़े हो सकते हैं। दूसरा, हमारा टोल इनकम 8,000 करोड़ है। 15 साल के लिए अगर सिक्योरिटाइज करें तो उससे 1.5 लाख करोड़ खड़े हो सकते हैं। तीसरी बात, हमारा बजट 42,000 करोड़ का है, हम मुश्किल से 20,000 करोड़ खर्चा कर पाए तो वो भी हमारे पास है। चौथी बात, हमारे यहाँ लो कॉस्ट पर इंटरेस्ट देने के लिए, पैसे देने के लिए अनेक लोग अब तैयार हैं। और आज आपने सुबह पढ़ा होगा कि अमेरिका में प्रधानमंत्री गए और वहां के ज्यादा लोगों ने हाईवे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में अनुकूलता बताई। तो जो अच्छा काम यहाँ हो रहा है उसका परिणाम अमेरिका में भी मिल रहा है। दिस इज ए इंडिकेशन कि लोगों का विश्वास इस सेक्टर पे बढ़ रहा है। मतलब कि हाईवे प्रोजेक्ट में फंडिंग की समस्या नहीं रहेगी, उसके लिए अलग मैकेनिज्म आप निकाल लें? मैं आपको सही बताऊं, फंडिंग की कोई समस्या नहीं। आपने इतना सारा वक्त निकाला, हमारे लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर अगली मुलाकात करूंगा आपसे जब ये कुछ प्रोजेक्ट आगे बढ़ते हुए दिखेंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।